नमस्कार दोस्तों। रेलवे एनटीपीसी की 11 जून की सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट का पेपर हो चुका है और हम लेकर आए हैं जीके साइंस और करंट अफेयर क्वेश्चंस जो एग्जाम हॉल से निकले हुए स्टूडेंटों के द्वारा बताए गए हैं। अगर आपका पेपर आगे है तो यह एनालिसिस वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगी। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपसे निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको मिले सबसे पहले। जो भी आगे एग्जाम दे रहा है यह सिर्फ एनालिसिस वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, संविधान की निम्नलिखित में से किस अनुसूची के अनुसार राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सीटों के आवंटन का प्रावधान है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, चौथी अनुसूची में बात की गई है राज्यों के राज्यसभा में सीटों का और केंद्र शासित प्रदेशों में सीटों का आवंटन की बात की गई है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था, इनमें से कौन स्वतंत्र भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजकुमारी अमृता कौर। 15 अगस्त 1947 को गठित जवाहरलाल नेहरू के पहले मंत्रिमंडल में एकमात्र महिला थी जिन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया गया था, वो थी राजकुमारी अमृता कौर। चलिए आगे बात करते हैं। आगे है, सुचित्रा कृपलानी भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी जो 1963 से 1967 तक उत्तर प्रदेश सरकार की प्रमुख रही थी। आगे है, सरोजिनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल बनी और उन्होंने 1947 से 1949 तक आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत के राज्यपाल के रूप में कार्य किया। अगला क्वेश्चन है, पूछा गया था रबी की फसल की बुआई और कटाई किस महीने में की जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रबी की फसलें अक्टूबर से दिसंबर के बीच बोई जाती है और कटाई की बात करें तो अप्रैल से जून के बीच इनकी कटाई होती है। रबी की फसलें ठंडे तापमान में पनपती है यानी उगाई जाती है। आगे बात करें रबी की फसलों के उदाहरण जो कि गेहूं, जौ, मटर, चना, सरसों, अलसी और तिलहन, ये सभी की सभी रबी की फसलें हैं। वहीं खरीफ की फसलों की बात करें तो इनकी बुआई का टाइम होता है जून से जुलाई और खरीफ की फसलों की कटाई का टाइम होता है सितंबर से अक्टूबर। चलिए खरीफ की फसलों की बात करते हैं तो वह हो जाएगी चावल, मक्का, बाजरा, दालें, कपास, जूट, अरहर, मूंग, उड़द, मूंगफली, ये खरीफ की फसलें हो जाएगी। आगे बात करते हैं खरीफ की फसलों के लिए तापमान और आर्द्रता की, तो ज़्यादा तापमान होता है इस टाइम और आर्द्रता की भी ज़रूरत होती है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था, इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास के द्वारा नहीं की गई थी? यानी यहाँ पर कुछ रचनाएं दी गई है, ये सभी के सभी तुलसीदास के द्वारा रचित है और ऑप्शन में दी गई थी वो पता नहीं कौन सी है, तो आप याद से देख सकते हैं तुलसीदास के द्वारा कौन कौन सी पुस्तक लिखी गई है। तो उनके द्वारा गीतावली, रामचरितमानस, जानकी मंगल, रामलाल लक्ष्मणु और हनुमान बालक और विनय पत्रिका, ये इनके द्वारा पुस्तक लिखी गई है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूछा गया था निम्नलिखित में से राज्यों के गठन का एक आधार कौन सा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भाषा के आधार पर। साल 1953 में आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर पहला राज्य बनाया गया था। चलिए आगे बात करते हैं। साल 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू हुआ जो राज्यों को भाषाई आधार पर मान्यता दी गई। वर्ष 1956 में पारित राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम द्वारा भाषाई आधारित 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन हुआ था। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूछा गया है किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य बुनियादी और भारी उद्योगों के विकास पर विशेष जोर देने के साथ तेजी से औद्योगिकरण की बात की गई है? तो वह थी दूसरी पंचवर्षीय योजना जिसका कार्यकाल 1956 से 1961 था। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दक्कन का पठार निम्न में से किस नदी के दक्षिण में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नर्मदा नदी के दक्षिण में दक्कन का पठार स्थित है।
अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो, और अपने दोस्तों के साथ कर दीजिए ताकि उनको हेल्प हो सके। चलिए आगे बात करते हैं दक्कन के पठार की। दक्कन का पठार डैश डैश नामक दो पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है। तो वह है पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बीच में दक्कन का पठार स्थित है। दक्कन के पठार पर बहने वाली प्रमुख नदियों की बात करें तो वह है गोदावरी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी, महानदी, ताप्ती नदी, इंद्रावती नदी, तुंगभद्रा नदी और भीमन नदी। यह कुछ दक्कन के पठार से बहने वाली नदियां हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, पारिस्थितिकी तंत्र यानी इंडस एक्स समिट किन दो देशों के बीच हुआ था? तो यह इनका सही जवाब हो जाएगा, भारत और अमेरिका के बीच यह समिट हुई थी। यहाँ रक्षा नवाचार सेतु बनाने के लिए दोनों देशों के बीच प्रतिबद्धता को बढ़ाने के लिए आयोजित किया गया था। यह समिट महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकी पहल के तहत आयोजित किया गया था। आगे बात करते हैं इंडस एक्स शिखर सम्मेलन 2024 का तीसरा संस्करण, जो कि 9 सितंबर और 10 सितंबर को अमेरिका के कैलिफोर्निया में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, पूछा गया था 1857 की क्रांति में पंजाब के लुधियाना से किसने नेतृत्व किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, राय अहमद खान सरल और मौलाना शाह अब्दुल कादिर ने लुधियाना के पंजाब से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन है, पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा भारत में संवैधानिक निकाय नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा संघ लोक सेवा आयोग, यूपीएससी, वित्त आयोग और एनसीसीएस। यह सभी के सभी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, जो कि अनुच्छेद 368 के तहत एक भारतीय संवैधानिक निकाय है, जबकि भारत निर्वाचन आयोग भी एक संवैधानिक निकाय है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण जीएनटी एक वैधानिक निकाय है। अगला क्वेश्चन है, पूछा गया था 1991 में आर्थिक संकट के दौरान भारत की मदद इनमें से किसने की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसे IMF कहा जाता है, उनके द्वारा और अंतर्राष्ट्रीय पुनः निर्माण एवं विकास बैंक द्वारा भारत की सहायता की गई थी, जिसे अभी विश्व बैंक के नाम से जाना जाता है, विकास बैंक को। 1991 में भारत की आर्थिक सहायता की थी, 1991 में जब संकट आया था। आगे बात करते हैं 32 विधानसभा सीट इनमें से किस राज्य की है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सिक्किम राज्य की। वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें तो विधानसभा में 40 सदस्य हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, हॉर्नबिल उत्सव कितने दिनों के लिए मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हॉर्नबिल महोत्सव 10 दिनों के लिए नागालैंड में मनाया जाता है, और यह हर साल 1 से 10 दिसंबर के बीच मनाया जाता है। इसे त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है अक्टूबर 2024 तक भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा शक्तिकांत, जो कि 25वें नंबर के थे। वहीं 26वें नंबर की बात करें तो संजय मल्होत्रा, जिन्होंने 11 दिसंबर 2024 को अपना कार्यभार संभाला था। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूछा गया था हड़प्पा सभ्यता आय का मुख्य स्रोत क्या था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कृषि, पशुपालन, उद्योग, व्यापार और वाणिज्य उनका प्रमुख आय स्रोत था। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, आरंभिक वैदिक काल में जाति व्यवस्था को किस आधार पर बांटा जाता था? तो वह उनको व्यवसाय के आधार पर बांटा जाता था। आगे बात करते हैं इससे जुड़े रिलेटेड क्वेश्चन, जैसे कि ब्राह्मण और क्षत्रिय को अग्रणी जातियों में माना जाता था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत का कौन सा राज्य कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुजरात और महाराष्ट्र, क्योंकि यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है और काली मिट्टी कपास के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण होती है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन ही है, यह एक्सपेक्टेड आगे आने की जो संभावना है उसी पर बात करते हैं। भारतीय संविधान का 95वां संविधान संशोधन, जो कि
अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण और लोकसभा और राज्यसभा विधानमंडलों में एंग्लो इंडियन के प्रतिनिधित्व से जुड़ा हुआ है। इसे आधिकारिक तौर पर संविधान अधिनियम 2009 के नाम से भी जाना जाता है। इस संशोधन के जरिए आरक्षण और प्रतिनिधियों की अवधि को 26 जनवरी 2020 तक बढ़ा दिया गया था। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, प्रतिभा पाटिल कब भारत की राष्ट्रपति बनी थी? तो 22 जुलाई 2007 को भारत के 12वें राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने अपना पदभार संभाला था। अगला क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दयानंद सरस्वती के द्वारा यह नारा दिया गया था और उनके द्वारा आर्य समाज की भी स्थापना की गई थी। उनके जन्म की बात करें तो 12 जुलाई 1824 को गुजरात के टंकारा में उनका जन्म हुआ था। उनके बचपन का नाम मूलशंकर था और उन्होंने 7 अप्रैल 1875 में बॉम्बे में आर्य समाज की स्थापना कर दी थी। अगला क्वेश्चन है, पूछा गया था, सागा दावा किस धर्म का त्यौहार है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा यह बौद्ध धर्म का एक त्यौहार है। यह त्यौहार महायान बौद्धों के लिए सबसे पवित्र माना जाता है। यह त्यौहार सिक्किम में मनाया जाता है। यह त्यौहार बौद्ध चंद्र कैलेंडर के चौथे महीने की पूर्णिमा को मनाया जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। पूछा गया था, वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विजय किशोर रहाटकर राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष है। आगे बात करते हैं इससे रिलेटेड कुछ और टॉपिक, जैसे पहला आयोग 31 जनवरी 1992 को गठित किया गया था जिसकी अध्यक्ष जयंती पटनायक थी, और दूसरे आयोग जो कि जुलाई 1995 में गठित किया गया था जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर मोहिनी गिरी ने की थी। तीसरे आयोग की बात करें तो जनवरी 1993 में गठित किया गया था जिसकी अध्यक्षता विभा पार्थसारथी ने की थी। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज हुक्स लॉ स्टेट? यानी हुक के लॉ की बात की गई है, किससे संबंधित है? हुक का नियम बताता है कि किसी वस्तु पर लगाए गए बल और उसके विस्थापन के बीच का संबंध होता है, प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है। हुक के नियम का गणितीय सूत्र बात करें तो F बराबर kx होता है। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, RBL बैंक द्वारा पेश विजय फिक्स्ड डिपॉजिट कितनी दिवसीय फिक्स्ड डिपॉजिट है? यह करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। हालिया जानकारी के अनुसार RBL बैंक द्वारा विजय फिक्स्ड डिपॉजिट एक 500 दिवसीय फिक्स्ड डिपॉजिट है जिसे भारत के स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में लॉन्च किया गया है और यह 3 करोड़ रुपए से कम की राशि पर विशेष ब्याज दर प्रदान करता है। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से कौन सा लक्षद्वीप समूह का सबसे दक्षिण द्वीप है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मिनिकोय, जो कि लक्षद्वीप का सबसे दक्षिण बिंदु है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, किस शहर को भारत का सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बेंगलुरु को भारत का सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ जो कि EFTA के नाम से जाना जाता है के बीच व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर 2024 के किस महीने में किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 10 मार्च 2024 को इनके बीच हस्ताक्षर किए गए थे। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक संबंधी सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे अल्पसंख्यक। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पुलिकट झील किन दो राज्यों की सीमा पर स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच सीमा बनाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है, सबसे पहले UPI कौन सी बैंक ने शुरू किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका पेमेंट शुरू की थी सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने
की थी। यह एक ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम है। इसकी शुरुआत अप्रैल 2016 में हुई थी। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता कब और कहाँ हुआ था? गांधी इरविन समझौता जो कि 5 मार्च 1931 को लंदन में हुआ था। चलिए आगे बात करते हैं कुछ रिलेटेड फैक्ट पर। भारतीय संविधान का 7वां संविधान संशोधन जो कि राज्यों के पुनर्गठन से जुड़ा हुआ है। यह संविधान संशोधन 1 नवंबर 1956 को लागू हुआ था। इस संविधान संशोधन के जरिए राज्यों के 4 स्तरीय वर्गीकरण को खत्म कर दिया गया था और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की अवधारणा को पेश किया गया था। अगला क्वेश्चन है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन विपो द्वारा प्रकाशित वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या थी? तो इसका जवाब हो जाएगा 2024 ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के अनुसार बौद्धिक संपदा के मामले में भारत की रैंक 39वीं थी, यानी भारत का 39वां स्थान था। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूछा गया है, गंगा बेसिन किन दो नदियों के बीच फैला हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा घग्गर और तीस्ता नदी के बीच गंगा बेसिन फैला हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है, तेजस सिरसे ने किस प्रतियोगिता में 13.41 सेकंड के समय से स्वर्ण पदक जीतकर पुरुषों की 110 मीटर बाधा दौड़ में राष्ट्रीय रिकॉर्ड दिया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विश्व एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर चैलेंजर 70 की प्रतियोगिता जो कि मोटरने जीपी सीरीज में हुई थी। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस देश ने सितंबर 2024 में अपने संविधान की 9वीं वर्षगांठ मनाई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नेपाल ने 19 सितंबर 2024 को अपनी संविधान की 9वीं वर्षगांठ मनाई है। इस दिन नेपाल में संविधान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूछा गया था, प्रधानमंत्री मोदी ने ऋषिकेश एम्स में भारत की पहली हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस सेवा का शुभारंभ किया जो कि भारत की पहली हवाई एम्बुलेंस है। यह परियोजना के तहत किस परियोजना के तहत संचालित हुई थी? तो ये इस श्रृंखला की बात करें तो यह संजीवनी परियोजना के तहत संचालित की गई थी। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है, इकोनॉमी सेक्टर डिवाइडेड इनटू, यानी इकोनॉमी सेक्टर कितने भागों में विभाजित है? तो यह 3 क्षेत्रों में, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में विभाजित है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है, बुद्धिज्म द वर्ड वर्ड्स रिफर टू, यानी बुद्धिज्म वर्ण कहाँ से आया है, इसका तात्पर्य क्या है? तो बात करते हैं, यह भारत में जाति व्यवस्था या सामाजिक वर्गों से है, बौद्ध धर्म। चलिए आगे बात करते हैं। ये कुछ बच्चों के द्वारा भेजे गए रिव्यू है, देख सकते हैं इनमें से क्या क्या पूछा गया है। तो एबडिबेट प्रोसेस के बारे में पूछा गया है। 1947 में किसने एससी का लीडर था, यह पूछा गया है। और बात करें तो एरिया ऑफ हेक्सागन व्हेन साइड इज 4 वॉल्यूम ऑफ कोन दी हुई हो, यह क्वेश्चन पूछा गया है। आगे पूछा गया था, गीता की ओर लौट चलो, हु इज द स्लोगन, यानी वेदों की ओर लौट चलो, यह पूछा गया था। आर्टिकल से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था अगली शिफ्ट में। आगे बात करते हैं। ये भाई ने दिखा है, मेरा नाम लेना। चलिए आगे बात करते हैं। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जल्दी। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया वीडियो लाइक करें। अगर आपका भी एग्जाम आगे शिफ्ट में है तो कमेंट में जरूर बताएं आपका एग्जाम कौन सी शिफ्ट में है। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।